अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना जो यूनिट 10 है, सबक नंबर 10 पहाड़ और गिलहरी, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने तशरीह की थी, ठीक है। तो आज हम आगे एक्सरसाइज यानी कि मश्क पे चलेंगे, ठीक है। ओके, आ जाएं आगे। अच्छा, यहाँ पर है नए अल्फाज। इन अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। ये उनने हमें अल्फाज दिए हैं, हमने पहले इनके मानी समझने और उसके बाद हम इसके क्या बनाएंगे बच्चों, इसके जुमले बनाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है लफ्ज़ बच्चों बसात। बसात, बेसीन अलिफ तोय बसात। इसका मानी है ताकत, हैसियत। क्या मानी है इसका? ताकत, हैसियत, ठीक है। बसात का क्या मतलब होता है? ताकत, यानी किसी के पास ताकत हो, कोई हैसियत हो, ठीक है। अगला है बच्चों आन बान। अलिफ मद नून आन, बे अलिफ नून बान। आन बान, शान ओ शौकत। आन बान का क्या मतलब है? शान ओ शौकत, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों गुरूर। गाइन रे वाव रे, गुरूर। गुरूर होता है अकड़, तकब्बुर हो किसी में, ठीक है, प्राउड हो, ठीक है, उसको कहते हैं। हिकमत, दानाई। हिकमत, दानाई, हे काफ मीम ते हिकमत, दानाई, दाल अलिफ नून अलिफ हमजा ये दानाई। शाउर, शाउर का मतलब होता है अक्ल, समझ, किसी के पास अक्ल हो, समझ हो, विजडम, ठीक है, शाउर वो होता है। हुनर, हे नून रे हुनर, कमाल, फन। स्किल्स को कहते हैं, जो आपके पास स्किल्स होती है ना, उनको हम हुनर कहते हैं, कमाल, फन, ठीक है। तो ये क्या थे अल्फाज मानी। पहला क्या है? बसात, ताकत, हैसियत। आन बान, शान शौकत। गुरूर, अकड़, तकब्बुर। हिकमत, दानाई। शाउर, अकल, समझ। हुनर, कमाल, फ़न। तो अब बच्चों हम इसके साथ उनने हमें कहा है कि इसके जुमले भी आपने बनाने, ठीक है। तो हम इसके जुमले बनाते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है बसात, ताकत, हैसियत। तो इसका बच्चों जुमला जैसे हम बना सकते हैं कि मेरी बसात के आगे तो कुछ नहीं, यानी कि मेरे सामने, मेरी ताकत और हैसियत के सामने तुम कुछ नहीं हो। तो इसका हम जुमला क्या बना सकते हैं कि मेरी बसात के आगे तुम या तू कुछ नहीं है। मेरी बसात के आगे तू कुछ नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं पहाड़ गिलहरी से कहता है कि मेरी बसात के आगे तू कुछ नहीं, ठीक है। अगला है आन बान। आन बान होता है शान और शौकत। आन बान क्या होता है? शान और शौकत। पहाड़ को, सॉरी, आन बान का मुझे अपनी आन बान बहुत प्यारी है, यानी मुझे अपनी शान और शौकत बहुत प्यारी है, मुझे अपनी आन बान बहुत प्यारी है। गुरूर, गुरूर होता है बच्चों तकब्बुर, अकड़। पहाड़ को खुद पर बहुत गुरूर था, पहाड़ को खुद पर बहुत गुरूर था। हिकमत, हिकमत दानाई को कहते हैं, ठीक है, विजडम जो होता है, ठीक है। इसमें आपके अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई है उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है। नेक्स्ट है बच्चों शाउर। शाउर होता है अक्ल, समझ, ठीक है। इसका शाउर का है इंसान को अपना शाउर इस्तेमाल करना चाहिए, इंसान को अपना शाउर इस्तेमाल करना चाहिए। हुनर, कमाल, फ़न, जो स्किल्स होती हैं आप में, ठीक है, कोई हुनर होता है आप में, कोई ना कोई हुनर ज़रूर होना चाहिए, कोई ना कोई हुनर ज़रूर होना चाहिए। या आप कह सकते हैं हर किसी में कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, ठीक है। समझ आ गई? तो ये हमने अल्फाज मानी किए हैं। बसात, इसका मानी क्या है? ताकत, हैसियत। इसका हमने जुमला क्या बनाया है कि मेरी बसात के आगे तू कुछ नहीं। अगला हमने किया गुरूर। गुरूर का मतलब क्या होता है? अकड़, तकब्बुर। इसका हमने जुमला क्या बनाया है कि पहाड़ को खुद पर बहुत तकब्बुर था, गुरूर था। शाउर, अक्ल, समझ को कहते हैं। इसका कि इंसान को अपना अक्ल शाउर इस्तेमाल करना चाहिए। आन बान, शान और शौकत, आप कह सकते हैं मुझे अपनी आन बान बहुत प्यारी है। हिकमत, हिकमत दानाई को कहते हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई है इसमें कोई ना कोई हिकमत है। हुनर, हुनर, कमाल, फ़न को कहते हैं। कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई स्किल आपको ज़रूर आनी चाहिए। ओके, ये हमने कर लिया है। आगे आ जाए बच्चों, आपने क्या समझा? नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये मिसरे दिए गए हैं उनने हमें नज़म से, इनको हमने दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरा मुकम्मल करना है। जैसे सबसे पहले बच्चों
जो है वो है कोई पहाड़ ये कहता था कि एक डैश से, कोई पहाड़ ये कहता था एक डैश से। तो इसको हम बच्चों पीछे देखते हैं, आप नज़म पर आ जाएं। देखिए ये सबसे पहला शेर है, कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से। किससे? गुलहरी से। तो इसमें क्या लफ्ज़ बच्चों आएगा? इसमें लफ्ज़ आ जाएगा गुलहरी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से। ठीक है, कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से। अगला है बच्चों, खुदा की शान है नाचीज़ डैश बन बैठी। खुदा की शान है नाचीज़ डैश बन बैठी। अब इधर आ जाएं आप, यहाँ पर देखें, ये है तीसरा, खुदा की शान है नाचीज़ डैश बन बैठी, नाचीज़ चीज़ बन बैठी। ठीक है, तो इसमें क्या लफ्ज़ आता है बच्चों? चीज़। तो हम लिख लेंगे चीज़, ये जे चीज़। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे है, तेरी डैश है क्या मेरी शान के आगे। तेरी डैश है क्या मेरी शान के आगे। तो इसमें आप आ जाएं यहाँ पर, तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे। तो ये क्या है? इसमें आता है तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे। बे सीन अलिफ तो बसात, तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे। मुझे डैश से चढ़ना सिखा दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। ये आप देख लें यहाँ पर, ये है यहाँ पर, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। तो यहाँ पर क्या लफ्ज़ आएगा? दरख्त। दाल रे हे ते, दरख्त। ठीक है, ये डैश ही ज़रा तोड़ कर दिखा दो मुझे। तो इसमें ये क्या था कि ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा दो। ये देखें यहाँ पर, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा दो मुझ पे। तो इसमें क्या आएगा? छालियाँ। ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा, छे है अलिफ लाम ये अलिफ, छालियाँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्या था कि कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, खुदा की शान नाचीज़ चीज़ बन बैठी, तेरी बसात है क्या मेरी शान के आगे, मुझे दरख्त पर पे चढ़ना सिखा दिया उसने, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। ओके, आगे बच्चों आ जाता है, ये हमने कर लिया है। आगे देखिए, आगे हैं दिए हुए सवालों के जवाब दें। ये सवाल हैं, उन्होंने हमें दिए हैं, हमने उसके जवाब देने। ठीक है, तो बच्चों पहला सवाल है, उनने पूछा कि पहाड़ ने गुलहरी के सामने अपनी बढ़ाई किस तरह जाहिर की। तो बच्चों पहाड़ ने गुलहरी के सामने अपनी कैसे जाहिर की थी? पहाड़ ने कहा कि जो बात मुझ में है वो तुझ में नहीं है, भला पहाड़ और गरीब सी गुलहरी का क्या मुकाबला, मेरी शान के आगे तो ज़मीन भी पस्त है। इसका क्या है कि पहाड़ ने कहा कि जो बात मुझ में है वो तुझ में नहीं है, भला पहाड़ और गरीब सी गुलहरी का क्या मुकाबला, मेरी शान के आगे तो ज़मीन भी पस्त है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों ने किया था कि गुलहरी ने पहाड़ को हिकमत की कौन सी बात बताई। तो इसका जवाब है बच्चों, गुलहरी ने कहा इस दुनिया में कोई चीज़ बड़ी है कोई छोटी, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। गुलहरी ने क्या कहा था कि इस दुनिया में कोई चीज़ बड़ी है कोई छोटी, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। उसके बाद अगला बच्चों सवाल था कि गुलहरी की कौन सी खूबी पहाड़ में नहीं है। तो इसका बच्चों जवाब था कि गुलहरी दरख्त पर चढ़ सकती है और छालियाँ तोड़ सकती है, ये खूबियाँ पहाड़ में नहीं हैं। उसके बाद है बच्चों, इस नज़म के दोनों किरदारों में से आपको कौन सा किरदार पसंद आया है और क्यों। तो बच्चों इसका जवाब है कि मुझे गुलहरी का किरदार पसंद आया, क्योंकि गुलहरी ने पहाड़ को बहुत आला जवाब दिया और दानाई की बात बताई। ठीक है, उसके बाद बच्चों सवाल है कि इस नज़म से आपने क्या सबक सीखा। तो इसका जवाब है कि इस नज़म से यही सबक मिलता है, या हमने यही सबक सीखा है कि किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सवाल जवाब कर लिए हैं। अब आगे आ जाएं, मिलकर बात करें, मिलकर बात करें। अच्छा, यहाँ पर देखें है कि दो बच्चे पहाड़ और गिलहरी बने और नज़म के मिसरे मुकालमती अंदाज में पेश करें, बाकी बच्चे मुकालमा सुनकर गुफ्तगू में अपने अल्फाज बयान करें। अच्छा बच्चों, ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, इसमें आप लोगों ने यानी कि क्या करना है, कोई भी दो बच्चे, आप दो फ्रेंड्स, कोई भी इस तरह, आपने एक ने पहाड़ बनना है एक ने गुलहरी, और जो मिसरे हैं वो आप अपने मुकालमाती अंदाज में पेश करें। ओके, नेक्स्ट बच्चों आ जाए लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़
तलफ़ुज़ वाले लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। अब ये जो इनमें से देखने कि कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है, उसके हमने क्या करना है, उसके हमने गिर्द दायरा लगा लेना है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले देखते हैं ये सबसे पहले क्या है, दिए हुए अल्फाज में से अब देखें गुरूर, सबसे लफ्ज़ है गुरूर। तो गुरूर का देखें, ये गाइन के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर पेश है वाव रे। अब ये सब एक ही जैसा लिखा हुआ है, लेकिन इनके जो ऊपर अराब हैं उनमें डिफरेंस है। तो बच्चों जो अराब ठीक वाला लफ्ज़ है वो है सबसे पहला लफ्ज़, गाइन के ऊपर ज़बर, ठीक है, और फिर रे और वाव रे, ठीक है, गुरूर रूर, ठीक है। ये गुरूर नहीं होता, ये गरूर होता है, ठीक है। तो समझ आ गई है आपको, ठीक है। तो हम कौन सा वाला ठीक कर लेंगे बच्चों, ये वाला, ओके। इस पे हमने सर्कल लगा लिया। आगे नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों वो है शाउर, शाउर, ठीक है। तो ये किस तरह ठीक होगा, शीन के ऊपर ज़बर है और फिर आइन पेश वाव रे, तो ये दूसरा वाला ठीक है। तो इसके गिर्द हमने लगा लिया सर्कल, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, तमीज़। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, तमीज़, ते मीम ये जे तमीज़। अब इनमें से देखें कौन सा वाला ठीक है बच्चों, इनमें से पहला, दूसरा या तीसरा। तो इनमें से बच्चों पहला वाला ठीक है, तमीज़, ते के ऊपर ज़बर वाला, तमीज़, ठीक है। उसके बाद है बच्चों पस्त, पे सीन ते पस्त। पस्त में अब ये इसके नीचे ज़ेर है, इसके ऊपर पेश है, तो इनमें से कौन सा ठीक है बच्चों, तो इनमें से जो ठीक है पस्त वो सबसे पहला वाला है, ज़बर वाला, पस्त, पे ज़बर सीन थे, पस्त। उसके बाद है बच्चों अगला लफ्ज़ दरख्त, दाल रे है ते दरख्त। इनमें से कौन सा वाला ठीक है, इनमें से सबसे पहला ठीक है, दाल के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर, हा के ऊपर अराब है और उसके ऊपर ता, दरख्त, ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है बच्चों गुलहरी। गुलहरी में से सबसे जो पहला लफ्ज़ है वो ठीक है, ठीक है, गुलहरी, गाफ के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर ज़बर और रे, ये गुलहरी। तो समझ आ गया है ये कौन सा ठीक है, ओके। अब आगे आ जाएं बच्चों, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट है बच्चों फूल की पत्तियों से हिंसे चुनकर लफ्ज़ी गिनती के सामने लिखें। अब फूल की पत्तियों में से हमने देखना है कि ये उनने हमें लिख के दिया, अब इनमें से कौन सा हिंसा कौन सी लफ्ज़ी गिनती, मतलब कौन सी लफ्ज़ी गिनती जो है वो उससे मैच करी है। तो सबसे पहला है बच्चों इकसठ, इकसठ, इकसठ बच्चों 61 को कहते हैं, किसको कहते हैं, 61 को कहते हैं। पहला है बच्चों इकसठ, इकसठ 61 को कहते हैं, किसको कहते हैं, 61 को, ये है इकसठ 61। नेक्स्ट है तिरसठ, तिरसठ बच्चों 63 को कहते हैं, किसको कहते हैं, 63 को, वो ये है 63, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पैंसठ, पैंसठ किसको कहते हैं, 65 को कहते हैं, किसको कहते हैं, 65, 65 यहाँ पर है, ओके। उसके बाद है बच्चों सड़सठ, सड़सठ 67 को कहते हैं, किसको कहते हैं, 67 को, 67 ये है, हमने लिख लिया। उसके बाद 69 है, 69 को कहते हैं, वो ये है 69। उसके बाद है बच्चों बासठ, बासठ किसको कहते हैं, 62 को कहते हैं, 62 को, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद 64, 64 64 को कहते हैं, 64 बच्चों ये है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 64, 64। उसके बाद है बच्चों 66, उसके बाद क्या है 66, 66 66 को कहते हैं, 66 किसको कहते हैं, 66 को, ये है 66, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 68, 68 किसको कहते हैं, 68 को, 68 कहाँ पर है बच्चों, ये है 68, 68। उसके बाद है बच्चों 70, 70 किसको कहते हैं, 70 को कहते हैं, 70 ये, ओके। समझ आ गई है आपको हमने कैसे लिखा है ये, ओके। अब आगे आ जाए बच्चों, पेज नंबर अच्छा यहाँ पर है बच्चों क्वायत सीखें, क्वायत सीखें, इसमें आ जाए दर्ज झेल जुमले गौर से पढ़ें। ये जुमले जो दिए मैं इनको गौर से पढ़ना है। आप क्या करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपका स्कूल कहाँ है,
इस घर में कौन रहता है। इन तीनों में हम क्या पूछ रहे हैं बच्चों, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए तमाम जुमलों में अलामत इस्तिफाम यानी क्वेश्चन मार्क ये को नुमाया किया गया। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। जिन जुमलों में कोई बात या सवाल पूछा जाए तो इस्तिफामिया जुमले कहते हैं और इनके आखिर में अलामत इस्तिफाम लगाई जाती है। अच्छा बच्चों, इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो ऊपर जुमले हैं ना यानी सेंटेंसेस हैं, आप क्या करते हैं, आपका स्कूल कहाँ है, इस घर में कौन रहता है, ये सब कौन से जुमले हैं, इस्तिफामिया जुमले। इस्तिफामिया जुमले वो होते हैं जिनमें बच्चों हम सवाल पूछते हैं, किसी से हम कोई बात पूछते हैं, यानी किसी से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं या WH क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इस्तिफामिया जुमले। इनमें हमने क्वेश्चन मार्क, इसको क्वेश्चन मार्क हम कहते हैं। तो ये हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था। तो ये क्या है क्वेश्चन मार्क, इसको हम क्वेश्चन के एंड पे लगाते हैं। इंग्लिश में भी ये लगाते हैं, इंग्लिश में ये इस साइड लगाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम कौन सी इसको बच्चों इस तरह लगाते हैं। हम इंग्लिश में हम इसको यूं इस साइड पे लगाते हैं और उर्दू में हम इसको यूं लगाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। और इसको उर्दू में हम इन सेंटेंसेस को, इन जुमलों को इस्तिफामिया जुमले कहते हैं और इंग्लिश में हम इनको क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है, जिसमें सवाल पूछा जाता है, बात पूछी जाती है, ठीक है। ओके, आगे है बच्चों, दर्ज झेल बयानात के लिए सवालात बनाएं और सवालिया निशान लगाएं। अब ये उनने हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, इनके लिए हमने सवाल बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। जवाब उनने दिया हुआ उसका हमने सवाल बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन बनाना। जैसे उन्होंने कहा ये कलम आफिया का है, तो इसमें हम पूछ सकते हैं कि जैसे हम पूछेंगे कि ये कलम किसका है, यानी ये पेन किसका है, तो वो कहेंगे ये कलम किसका है, ये कलम आफिया का है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये कलम किसका है। ओके, इसमें हम क्या पूछ रहे हैं कि ये कलम किसका है, इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ठीक है, यानी अलामत इस्तिफाम लगा ली, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। आगे है बच्चे, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इसका हम सवाल क्या पूछ सकते हैं कि कौन पढ़ रहा है, क्या लड़के पढ़ रहे हैं या कौन पढ़ रहा है। क्या लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, यानी कि आवाज़ें आ रही हैं, ये कौन है, कौन पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे लड़के पढ़ रहे हैं। हसन का बस्ता यहाँ है, तो हम पूछ सकते हैं हसन का बस्ता कहाँ है, हसन का बस्ता कहाँ है, ठीक है, यानी हसन का बैग कहाँ है, हसन का बस्ता कहाँ है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन पूछा कि हसन का बस्ता कहाँ है, हसन का बस्ता यहाँ है। अगला है सादिया स्कूल चली गई, सादिया क्या गई, सादिया स्कूल चली गई। तो हम इसमें पूछते हैं कि सादिया कहाँ गई, सादिया कहाँ गई, सादिया कहाँ गई है, तो हम वो आगे कहेंगे सादिया स्कूल चली गई, सादिया कहाँ गई है, सादिया स्कूल चली गई है, ठीक है। उसके बाद है अगला बच्चों, जमीला असलम की बहन है, जमीला कौन है, असलम की बहन है। तो हम इसमें पूछ सकते हैं कि जमीला कौन है, जमीला कौन है, जमीला कौन है। तो इसका हमने क्या कहा, जमीला असलम की बहन है। इसमें उनने हमें सेंटेंसेस दिए थे, हमने उनके क्वेश्चन बनाए यानी उनके सवाल बनाए, जैसे उन्हें आंसर्स हमें दिए हुए थे। जैसे कि ये कलम आफिया का है, तो हमने पूछा ये कलम किसका है। लड़के पढ़ रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं कौन पढ़ रहा है। हसन का बस्ता कहाँ है, हसन का बस्ता यहाँ है। सादिया कहाँ गई है, सादिया स्कूल चली गई है। जमीला कौन है, जमीला असलम की बहन है। और इन सब सेंटेंसेस के आगे हमने क्वेश्चन मार्क डाला है, ठीक है बच्चों। ओके, अब नीचे आ जाए, नीचे है ज़रा दर्ज झेल जुमले गौर से पढ़ें। अब ये उनने हमें सेंटेंसेस दिए हैं, इनको हमने केयरफुली यानी गौर से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला है, दानिश ने कहा मुझे उर्दू से मोहब्बत है। आफिया ने कहा मैं हर तकरीब में उर्दू में बात करती हूँ, मुझे उर्दू बोलने पर फ़ख्र है। उस्ताद ने कहा उर्दू वाकई काबिल फ़ख्र ज़ुबान है। ऊपर दिए गए जुमलों में अलामत वावेन को नुमाया किया गया है। जब किसी का कौल या बात उसके अल्फाज में नकल की जाती है, उसे कौल या बात को वावेन में लिखा जाता है। ओके,
अच्छा बच्चों ये देखें आप, इन सेंटेंसेस में एक मार्क यूज़ हुआ है, वो ये है कॉमास का। इंग्लिश में इनको हम कॉमास कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमास। ठीक है, इंग्लिश में वैसे यूँ एक साइड पे यूँ होते हैं और एक साइड पे यूँ। तो उर्दू में क्या है? देखें सामने यूँ, इंग्लिश में भी वैसे ही होता है और उर्दू में भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो ये कॉमास यूज़ हुए हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास। तो इनको क्या कहते हैं? इनको उर्दू में वावेन कहते हैं, अलामत वावेन कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? इसको अलामत वावेन कहते हैं और इंग्लिश में इनको हम इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। जब भी किसी का कोई कोटेशन कोई हो, कोई कॉल हो, कोई गोल्डन वर्ड्स हों, किसी की बात हो, तो हम हमेशा उसको क्या कह लेते हैं कि मतलब इसने ये कहा था उसने, तो उसको हम इन्वर्टेड कोमास में बात लिखते हैं और उसकी साइड पे इन्वर्टेड कोमास डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर डाले गए हैं। तो ये उसी की बात की है कि इनको उर्दू में इस निशान को, इस अलामत को क्या कहते हैं? वावेन कहते हैं। और जब भी किसी का कॉल यानी कि किसी ने कुछ कहा हो, किसी के गोल्डन वर्ड्स हों, सुनहरी अल्फाज हों, या किसी का कोटेशन हो, कुछ भी ऐसा, या उसकी कोई बात हो, तो उसी अल्फाज में नकल की जाती है। यानी कि जिस बंदे ने जो कहा है ना, वो सेम सेम वैसी बात मैं लिखूंगी और उसके आगे इन्वर्टेड कोमास डाल दूंगी। ठीक है, यानी कि वावेन डाल दूंगी। ठीक है, समझ आ गई? किसी के भी वर्ड्स में चेंजिंग ना करूं, जिस तरह उनने बोले हैं वैसे ही सेम मैं लिख लूं और उसके साइडों पे मैं कोमास डाल दूं, इन्वर्टेड कोमास लगा लूं, जिनको हम उर्दू में क्या कहते हैं? वावेन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? ओके, अब आगे आ जाएं बच्चों। आगे है बच्चों, दर्ज झेल जुमले गौर से पढ़ें और मुनासिब जगह पर वावेन लगाएं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आप गौर से पढ़ें और इन पर जहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमास की ज़रूरत है वहाँ पर वो लगा लें, यानी वावेन की ज़रूरत है। उर्दू में इन्वर्टेड कोमास को क्या कहते हैं बच्चों? वावेन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखें, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है, उस्ताद ने सिखाया हमेशा सच बोलो। उस्ताद ने क्या सिखाया? हमेशा सच बोलो। अब देखें, जो टीचर है उनने हमें सिखाया कि हमेशा सच बोलो, तो ये उनकी जो बात कही है ना, वो ये है। तो हम इसके किधर लगा लेंगे? इधर हम क्या लगा लेंगे? इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, समझ आ गई है? यानी वावेन लगा देंगे यहाँ पर। आरिफ ने कहा मुझे भूख लगी है। आरिफ ने कहा मुझे भूख लगी है, तो ये आरिफ ने कहा, तो हम उसके आगे, उसकी बात के आगे इधर इन्वर्टेड वावेन लगा लेंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगा लेंगे। हालत ने बताया मेरे वालिद डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर मेरे वालिद डॉक्टर हैं, ये उसकी बात है, तो उसके आगे हम इन्वर्टेड कॉमास लगा लेंगे। दादा जान ने बताया हमें अपने वतन की हिफाजत करनी चाहिए, तो ये अब उनकी कही हुई बात है, उसकी साइड पे हम वावेन लगा लेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमास लगा लेंगे। समझ आ गई है? ओके, कि हम वावेन को क्या कहते हैं? इंग्लिश में ये इन्वर्टेड कॉमास होता है, उर्दू में इसको वावेन कहते हैं। जब भी किसी की कॉल या बात, यानी किसी की कोई भी बात, अल्फाज हम सेम वैसे ही लिखते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, चेंज नहीं होता, या गोल्डन वर्ड्स हों या सुनहरी अल्फाज हों, कुछ भी, तो उनके हम साइडों पे क्या लगा लेते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को लगा लेते हैं। उर्दू में उसको वावेन कहते हैं। ओके, आगे है बच्चों, पढ़ें। दी हुई नज़म ले और आंगन के साथ पढ़ें और नतीजा बताएं, यानी कि ये आपने रवानी के साथ पढ़ना है। ठीक है, ओके। टहनी पर किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आह और जारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान और दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे में ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी में राह इसमें रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल चमका के मुझे दिया बना, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अलामा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, अलामा मोहम्मद इकबाल की ये बहुत ही मज़े की क्या है, एक नज़म है। ठीक है, इसमें बुलबुल और क्या कहते हैं इसको, जुगनू की। ठीक है, बुलबुल और जुगनू की। ठीक है बच्चों, तो इसमें वो ये हमसे उनने कहा है कि सबसे पहले आप पढ़ें इसको। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा है। अब उनने हमसे कहा था कि इसका आपने नतीजा बताना है। ठीक है, इसका नतीजा बताएं। तो इसमें बच्चों नतीजा ये है कि इस दुनिया में वही लोग अच्छे होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और मुसीबत में काम आते हैं, जैसे यहाँ पर एंड पर लिखा है। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए जब भी ज़रूरत पड़े, और दूसरों के काम आना चाहिए और मुसीबत में उनकी मदद करनी चाहिए। आगे है बच्चों, कुछ नया लिखे में आ जाएं।
यहाँ पर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म पहाड़ और गिलहरी कहानी की सूरत में लिखें। कहानी से हासिल होने वाला इखलाकी नतीजा भी तहरीर करें। इधर वो ये कह रहे हैं कि जैसे हम कहानी लिखते हैं और एंड पे उसका इखलाकी यानी मोरल लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम उसका मोरल लिखते हैं, यानी कि इखलाकी नतीजा जो होता है कि एंड पे क्या नतीजा है, ठीक है, उसका जो मोरल होता है तो वो लिखें। तो कहानी जैसे बच्चों हम लिख सकते हैं, आप अगर इधर आ जाएं, इसको देख के हम लिख रहे हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि एक दिन पहाड़ ने एक गिलहरी से कहा कि अगर तुम्हें शर्म हो तो तुम पानी में जाकर डूब मरो, ज़रा सी चीज़ हो मगर कितना गुरूर है तुम में, अल्लाह की शान तुम जैसे बेशौर और नासमझ तमीज़दार बने हैं, ठीक है। तुम्हारी मेरे आगे क्या हैसियत है, मैं ऊंचा पहाड़ हूँ, मेरे आगे तो ज़मीन बहुत नीची है, छोटी सी है, भला पहाड़ और गिलहरी का क्या मुकाबला। फिर ये सब कुछ सुनकर गिलहरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको ये बातें पहाड़ की अच्छी नहीं लगती और वो पहाड़ को कहती है कि तुम मुँह संभाल कर बात करो, अगर मैं बड़ी नहीं हूँ तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो, तुम्हें बड़े हो तो क्या हुआ, अल्लाह ने मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया है, बस तुम तो बड़े ही हो, अपना कदम एक नहीं उठा सकते, ना ही तुम हरकत कर सकते हो, ऐसी बढ़ाई किस काम की, अगर तुम बड़े हो तो ये छालियाँ ही मुझे तोड़कर दिखाओ। ठीक है बच्चों, तो ये स्टोरी हमने लिखी। उसके बाद नतीजा यानी मोरल हम ये लिखेंगे कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई, अल्लाह की ज़मीन पर सब काम के हैं और किसी में कोई सलाहियत और किसी में कोई, ठीक है। तो ये हमने इसका नतीजा बनाया है। ओके, आगे है बच्चों, आओ काम करें में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म बच्चे की दुआ याद करके कमरा जमात में तरन्नुम के साथ पढ़ें। तो बच्चे की नज़म वो बच्चे की दुआ वो है, लब पे आती दुआ है बन के तमन्ना मेरी, वो आपने पढ़नी है। ओके, अब आगे आ जाएं बच्चों, आगे है जायज़ा। सुनना बोलना, दिया गया पैराग्राफ गौर से सुने और आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब बताएं। मैं ये रीड करूंगी, आपने गौर से सुनना, उसके बाद ये सवाल पूछेंगे, हमने इनके जवाब देने। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के नाम से एक नया मुल्क वजूद में आया। एक तवील जद्दोजहद के बाद बड़े सगीर के मुसलमानों इस रोज़ अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। यही वजह कि हमारी तारीख में 14 अगस्त का दिन बहुत अहमियत रखता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मुसलसल कोशिश और बाहिमी इत्तेहादी मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है और अपने मकसद को हासिल किया जा सकता है। बड़े सगीर के मुसलमानों ने क़याम पाकिस्तान के लिए जान और माल की कुर्बानियाँ दी। उन्होंने अपनी जायदादें, कारोबार पाकिस्तान की खातिर छोड़े। इन कुर्बानियों का मकसद एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ मुसलमान इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। 14 अगस्त की खुशियाँ मनाते हुए हमें आज़ादी का असल मकसद जहन में रखना चाहिए। ठीक है, अब उनने बच्चों हमसे सवाल पूछा है कि 14 अगस्त को हमारी तारीख में क्या अहमियत हासिल है 14 अगस्त को। तो बच्चों 14 अगस्त को हमारी तारीख में क्या अहमियत हासिल है, इसका जवाब क्या है बच्चों, क्योंकि 14 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। ठीक है बच्चों, 14 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। तो इसमें आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि 14 अगस्त को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के नाम से हमारा मुल्क वजूद में आया। ठीक है, अगला है पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। तो बच्चों पाकिस्तान बनाने का क्या मकसद था, पाकिस्तान बनाने का मकसद एक ऐसा मुल्क था जहां मुसलमान इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अगला बच्चों जो सवाल था कि जश्न आज़ादी मनाते हुए हमें कौन सी बात जहन में रखनी चाहिए। तो बच्चों जब हम जश्न आज़ादी बनाते हैं यानी कि इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी वो कह रहे हैं कि आपको बातें अपनी उसमें रखनी चाहिए, हमें ये बातें अपने उसमें जहन में रखनी चाहिए कि जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते हुए हम आज़ादी का असल मकसद जहन में रखना चाहिए कि हमने आज़ादी हासिल क्यों की थी, क्या में पाकिस्तान के लिए मुसलमानों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ा है कि क्या में पाकिस्तान के लिए बड़े सर के मुसलमानों ने जान और माल की कुर्बानियाँ दी थी। ओके, ये हो गया है बच्चों। अब आगे आ जाएं पढ़ना। यहाँ पर है दिए हुए अशार दुरुस्त लफ्ज़ और वानी के साथ पढ़ें, नेज़ इन अशार का मफहूम भी बताएं। ओके, पहले मैं अशार पढ़ती हूँ फिर आपने देखना है। वो देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा, घटा के जो आने की आहट हुई हवा में भी एक सनसनाहट हुई, घटा आन कर मैना जो बरसा गई तो बेजान मिट्टी में जान आ गई, ज़मीं सब्ज़े से लहलाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बैल पत्ते अजब फूल फल,
हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इस्माइल मराठी की ये क्या कहते हैं, अशार हैं। ठीक है। पहले जो बच्चों शेर है कि वो देखो उठी काली काली घटा है चारों तरफ छाने वाली घटा। इसका मफहूम ये है कि वो देखो काले बादल आ रहे हैं, अब ये बादल चारों तरफ छा जाएंगे, यानी कि काले बादल फैल रहे थे हर तरफ और वो कह रहे हैं कि ये चारों तरफ छा जाएंगे। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। यानी ये कि इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब बादल आते हैं तो इनकी आवाज़, गरज जो चमक होती है, ठीक है, और हवा के तेज़ चलने से चीज़ों में आवाज़ आने लगती है, ठीक है, आवाज़ पैदा होती है। घटा आन कर मैना जो बरसा गई तो बेजा मिट्टी में जा आ गई। अब वो कहती है कि जब बादल जब आकर उन्हें बारिश बरसाई, ठीक है, तो सूखी हुई जो मिट्टी थी वो तरह ताज़ा हो गई। ज़मीं सब्ज़े से लहलाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। यानी कि अब बारिश होने से नए दरख्त और क्या कहते हैं, बारिश बरसने से यानी कि दरख्त निकले, ज़मीन हर तरफ हरियाली नज़र आने लगी और किसानों ने जो खेतों पर मेहनत की थी उसका उनको समर मिलने लगा। ठीक है। उसके बाद है जड़ी बूटियाँ, पेड़ निकल आए, अजब बेल पत्ते, अजब फूल फैल। अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि बारिश बरसने से हर तरफ मतलब नए नए दरख्त और जड़ी बूटियाँ निकल आईं और नए नए जो अनोखे रंगों के फूल और फैल थे वो उगने लगे। हर एक पेड़ का एक नया डंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। यानी कि इसमें ये कि दरख्त बारिश से ढल कर नए रंग में ढल गए, यानी कि उन वो बिल्कुल रंगीन हो गए, उन पर नए पत्ते आने लगे, नए नए फूल खिलने लगे और फूलों के रंग मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, हर फूल का डिफरेंट कलर होता है और वो और ज़्यादा निखरने लगा। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो 2 दिन जो बारिश हुई इससे हालात एकदम से बदल गए, जंगल में हरियाली ही हरियाली नज़र आने लगी। ठीक है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया। ओके, आगे आ जाए बच्चों कवायद में। इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। ठीक है। अच्छा, इनको हमने अलिफ बाई तरतीब से कैसे लिखना है? सबसे पहले बच्चों आप देखें कि हमने देखना है कि सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो कौन सा है। ठीक है, जैसे कि हम अलिफ पे से देखते हैं ना उस तरह। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है बच्चों, हम वो देखें तो सबसे पहले आ जाता है लफ्ज़ बंदर, क्योंकि बे सबसे पहले आता है। अलिफ से यहाँ पर कोई लफ्ज़ नहीं है, बे से है। बे से क्या है? बंदर। तो वो हम लिख लेंगे बंदर। जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते थे ना, ए बी सी के अकॉर्डिंग, तो ए वाला वर्ड पहले लिखते थे, बी वाला, सी वाला। इस तरह हमने यहाँ पर अलिफ बे की उससे देखना है। ठीक है, क्या करना है, उसकी मतलब उससे लिखना है, उस सीक्वेंस से लिखना है। जैसे अलिफ से कोई वर्ड नहीं है तो देन बे से देखेंगे, बे से नहीं है तो उसके आगे पे से देखेंगे, पे से नहीं है तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलिफ से नहीं है, बे से है, तो हमने बंदर लिख लिया। बंदर के बाद बच्चों आएगा पाकिस्तान, क्योंकि पे वाला है। ठीक है, पाकिस्तान, पे अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद बच्चों आ जाएगा ज़राफ़ा, जे रे अलिफ फे हे, ज़राफ़ा। ज़राफ़ा के बाद बच्चों आ जाएगा शेर, शीन से शेर, शीन ये रे शेर। शेर के बाद बच्चों आ जाएगा कंप्यूटर, काफ से, काफ मीम पे ये वाओ तेरे कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाएगा कंप्यूटर के बाद आ जाएगा अगला जो लफ्ज़ है गुलहरी, गाफ से, गुलहरी, गाफ लाम हे रे ये, गुलहरी। और गुलहरी के बाद बच्चों आ जाएगा अगला जो लफ्ज़ है वो आ जाएगा हाथी। अगला क्या लफ्ज़ आ जाएगा? हाथी, हे अलिफ ते ये, हाथी। ठीक है, तो ये सारे हमने लफ्ज़ लिख लिए। बंदर, पाकिस्तान, ज़राफ़ा, शेर, कंप्यूटर, ठीक है, गुलहरी और हाथी। ठीक है, आगे आ जाए बच्चों, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज के मुतज़ाद आपको पता है जो उलट होता है, जो अपोजिट होते हैं, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, मुतज़ाद कौन से होते हैं? अपोजिट। जैसे दिन होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा? रात। डे होगा तो उसका अपोजिट क्या होगा? नाइट। तो उर्दू में दिन रात, तो ये अपोजिट लफ्ज़ होते हैं। अब सुस्त है तो सुस्त का अपोजिट क्या होगा? यानी जो बहुत सुस्ती वाले होते हैं उसका अपोजिट हो जाएगा चुस्त, चुस्त। ठीक है, सुस्त का अपोजिट क्या हो गया? चुस्त। बड़ा, बड़ा का अपोजिट क्या होगा? छोटा, यानी छोटी चीज़ जो होती है।
छोटा। गरीब का अपोजिट क्या होगा? अमीर। गरीब का अपोजिट क्या होगा? अमीर। अलिफ मीम ये रे, अमीर। ठीक है। उसके बाद हुनरमंद का अपोजिट क्या होगा? बेहुनर। बेहुनर। ठीक है। आसान का अपोजिट क्या होगा? मुश्किल। आसान का मुश्किल। इजी डिफ़िकल्ट वाली बात है यहाँ पे। ठीक है। तो ये अल्फाज मुतसाद है। आगे आ जाएं बच्चों। ने और को लगाकर इबारत मुकम्मल करें। अब इसमें हमने ने और को लगाना है। ठीक है। और इस सेंटेंस को मतलब इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। जैसे राशिद ने बिल्ली को दूध पिलाया। राशिद ने बिल्ली को दूध पिलाया। फिर बिल्ली ने शरारत की। फिर बिल्ली ने शरारत की। यहाँ पर ने आ जाएगा। बिल्ली ने तोते के बच्चे को उठाया। बिल्ली ने तोते के बच्चे को उठाया। यहाँ पर को आ जाएगा। राशिद ने बिल्ली को घूर कर देखा। राशिद ने बिल्ली को घूर कर देखा। बिल्ली ने तोते के बच्चे को छोड़ दिया। ओके, समझ आ गई? ने और को हमने कहाँ लगाया? ठीक है। अब आगे आ जाए लिखना। इन अल्फाज के जुमले बनाए। ये अल्फाज उन्होंने हमें दिए, इनके जुमले बनाने। सबसे पहला जो बच्चों सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है इजाद। इजाद हम कह सकते हैं इसका हम बनाएं कि कंप्यूटर एक जदीद इजाद है। कंप्यूटर एक जदीद इजाद है। ठीक है। दयानतदार। दयानतदार का हम कह सकते हैं दयानतदार इंसान की सब इज़्ज़त करते हैं। हैरत। हैरत से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट दुनिया की हैरत अंगेज़ इजाद है। जंगल। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। पैदल। हम पैदल स्कूल जाते हैं। हम पैदल स्कूल जाते हैं। आगे है बच्चों हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के नाम। ज़रूरी काम के लिए छुट्टी की दरख्वास्त लिखें और सुबह की सैर किसी पार्क, मेले या तफरी मुकाम की सैर के मुतालिक 10 जुमले लिखें। ठीक है बच्चों। तो अब ये जो है क्या कहते हैं इसको, जो एप्लीकेशन है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं आपको कंप्यूटर वाले लेक्चर के साथ करवाऊंगी, लिखना बताऊंगी आपको कैसे लिखते हैं। और सुबह की सैर के मुतालिक आप सेंटेंसेस जैसे कि आप लिख सकते हैं कि इतवार के दिन में अब्बा जान मुझे फजर की नमाज के बाद बाग में लेके गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दरख्त और पत्ते झूम रहे थे। परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे। रंग बिरंग फूल खिले थे। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मैंने इस फ़िज़ा में गहरी सांस ली। मैंने सब्ज़ घास पर नंगे पाँव चहलकदमी की। इस दिन मुझे बहुत मज़ा आया। मैं सारा दिन बहुत खुश रहा। सुबह की सैर तबीयत और सेहत पर अच्छे असरात डालती है। तो ये आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो यूनिट सबक स्टार्ट करेंगे वो नया कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।